नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीएम की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला आपको बताते चले। सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट कल कर सकता है सुनवाई। मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीएम की सुरक्षा में चूक का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट कल कर सकता है सुनवाई। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल हो सकती है सुनवाई। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट कल कर सकता है सुनवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी गई है। मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार के पंजाब दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय टीम का गठन भी कर दिया है। जांच टीम 3 दिन में अपनी रिपोर्ट मांगेगी। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार के पंजाब में हुई सुरक्षा चूक को लेकर के अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है, पीएम की जो सुरक्षा में कल चूक हुई थी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक संबंधी जो याचिका है वो दाखिल की गई है। और बिल्कुल पिछले कल ये 100% हमने अपने दर्शकों को भी बता दिया कि अश्विनी शर्मा जो कि पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष है, वो कल ही उनके बातों से या यूं कहें कि भाषण से ही लग रहा था कि उनका मन बहुत आहत है और बीजेपी में रोष है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज 11 बजे अश्विनी शर्मा अध्यक्ष बीजेपी पंजाब और 7 बीजेपी के आला नेता आज गवर्नर से भी मिले हैं चंडीगढ़ में, और इसी चूक को लेकर के उन्होंने उनसे चर्चा की है। उन्होंने भी कहा कि बीच में गवर्नर को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और आने वाले समय में उच्चतम न्यायालय जो है शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई छेद ना हो। जी स्वर्णजीत, आपसे जानना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से मामला पहुंच गया है सुरक्षा की चूक का, तो पंजाब सरकार ने भी जांच कमेटी बना दी है। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में एक बात और इसमें एड ऑन करना चाहूंगा कि इसमें न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने आज के दिन मनिंदर सिंह के उस प्रतिवेदन पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है। और इसके बाद प्रधानमंत्री को पंजाब में एक रैली में शामिल हुए बगैर ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा था। और कल प्रधानमंत्री ने इस पर एक तरह से मैं कहूंगा कि तंज भी कसा कि मेरे नमस्ते आप मुख्यमंत्री से कीजिएगा और आज मेरी जान बच पाई। तो आज कहीं ना कहीं पंजाब में एक तरफ बीजेपी जो है वो सख्त रुख अपनाए हुए है और दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद इस मामले में एक तरह से आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और ये भी बार बार बीजेपी की तरफ से कहा गया, जैसे आपने हमारे दर्शकों ने भी देखा कि कल जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो और चाहे अश्विनी शर्मा हो, सब ने ट्विटर हैंडल से भी बार बार टारगेट किया पंजाब गवर्नमेंट को, चरणजीत सिंह चन्नी को, कि ये बहुत बड़ी भूल है और
शाम होते होते चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस पर जवाब दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने भी ये कहा कि इसमें कहीं ना कहीं भी चूक नहीं हुई है। मैं किसानों पर लाठी नहीं हाथ सकता था और मैं ये ऑर्डर नहीं कर सकता कि किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हो। तो दो धड़े बन चुके हैं और इस पर बहुत बड़ा, अब मैं ये कहूंगा कि 2022 विधानसभा को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए बहुत बड़ी राजनीति जो है वो भी सामने आएगी। बिल्कुल सही कहा स्वर्णजीत आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया और कल इसमें सुनवाई हो सकती है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये जो पीएम की सुरक्षा का चूक वाला जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कल इसको लेकर के सुनवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब इसको लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आती चली जा रही हैं। वहीं पंजाब सरकार ने जांच कमेटी भी गठित कर दी है, 3 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। हरियाणा सरकार ने कोविड के तेजी से बढ़ते हुए नए मामले के मद्देनजर 6 और जिलों में करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर को रेड जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही रेड जोन वाले जिलों की संख्या 11 हो गई है। इन जिलों में शाम 6 बजे तक दुकानें और मॉल खुल सकते हैं। अभी तक इन्हें खोलने का समय 5 बजे तक था। वहीं आपको बताते चले, बुधवार देर रात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने के चेयरमैन व मुख्य सचिव विजय वर्धन ने नए आदेश जारी किए। ताजा आदेश गुरुवार से 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी तौर पर लागू रहेंगे। सरकार ने मॉल और दुकानों को 1 घंटे अधिक खोलने की मोहलत देने का निर्णय व्यापारियों के विरोध के मद्देनजर लिया है। आपको बताते चले, अभी तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत रेड जोन में थे। रेड जोन के 11 जिलों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मल्टी कॉम्प्लेक्स, प्रदर्शनियां, आपको बताते चले, बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। खेल परिसरों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने वाले खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे, लेकिन दर्शक या समर्थक कोई मौजूद नहीं रहेगा। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना को लेकर के प्रशासन सख्त हो गया है। बड़ी खबर भी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कोरोना से जुड़ी कई बातें भी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। लाजपत, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, प्रशासन इस समय सख्त नजर आ रहा है, लेकिन लोग यहां पर लापरवाही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। गाइडलाइंस तो जारी कर दी जाती है, लेकिन लोग यहां पर बिल्कुल गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आ रहे। अगर सोनीपत की बात करते हैं तो क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए आपको मेरे पीछे जो तस्वीरें दिखा दूं कि ये जो लोग हैं ये कितने परेशान हैं, मासूम हैं और बिल्कुल इन पर परेशानी का जो सामना कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर है। हमने जो बातचीत की है, आप देख सकते हैं, भाई साहब आप साइड हो, ये महिलाओं को देख सकते हैं, मास्क लगाकर ये बैठी हुई हैं। इनको परेशानी यही है जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ये जो डीसी ऑफिस सोनीपत पर बैठी हुई हैं, इनके बच्चों को शिक्षा का कितना बड़ा अभाव पड़ रहा है। हम बातचीत करेंगे महिलाओं से भी। सबसे पहले जो इनके साथ जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ है, सोशल डिस्टेंसिंग में ही बात करेंगे क्योंकि कोरोना जैसी महामारी और देश पर काफी बड़ा एक संकट है। 2 बार लॉकडाउन हो चुका है। सोनीपत रेड जोन में है और दिल्ली के नजदीक होना और 70% दिल्ली से आवागमन और शिक्षा को अभाव, क्योंकि शिक्षा पर आपने देखा है 2 बार लॉकडाउन हुआ तो लोगों को लूटा गया। आप किस नजरिए से देखते हैं, लोग किस लिए परेशान है? क्योंकि हाई अलर्ट है, सबसे ज्यादा परेशानी है। आप किस नजरिए से देखते हैं कि लोग, महिलाएं घर से बाहर क्यों, मजबूरी क्या? देखिए, कोरोना काल का जो ये रेड जोन लगाते हैं सरकार, इसको तो इन्होंने एक तरीके से खिलौना बनाया हुआ है। मन मर्जी से ये रेड जोन कर देते, मन मर्जी से सारे काम करते। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, जो नारा इन्होंने दिया था सरकार ने, वो बिल्कुल इनका खोखला नारा है। आज आप देख रहे होगे सामने जितनी महिलाएं और बच्चे, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खड़े 134 ए के तहत एडमिशन हुए थे और ये धक्के खाने में मजबूर है इस कोरोना महामारी के अंदर। और कोरोना महामारी के चलते हुए बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे, धक्के खाने में मजबूर हो रहे हैं और हम भी परेशान हैं। हम भी बीमारी के अंदर, हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। कल बारिश का मौसम था, पूरा दिन हमने बारिश के अंदर भी वहां खड़ा होकर के अपना जो मांगे थी वो मनवाने की कोशिश की, लेकिन किसी की जो रेंग नहीं रही। सभी जिला प्रशासन मूक बधिर होकर के निजी स्कूलों की कठपुतली बनकर के बैठ गया है। सृष्टि, महिला है, महिला सबसे बड़ी शक्ति है। आपको कोरोना जैसी महामारी से डर नहीं लगता? क्योंकि परिवार है, आपके छोटे बच्चों को भी लेकर आए, क्या मजबूरी है? मेरा नाम परवेश कुमारी, मैं छात्र विभाग संघ से हूँ। छात्र विभाग संगठन क्या है, 134 ए के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है
2014 में हमारी 26 महिलाएं 14 जेंट्स जेल गए थे और 13 दिन तक भूख हड़ताल की थी। तब जाके इस नोएम 134 कानून को लागू कराया गया था। एक स्कूल वाले के खिलाफ एफआईआर करी थी, गाड़ी में पंचर करे थे, तब जाके ये कानून लागू हुआ था। लेकिन उसके बाद भी अभी बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो छात्र विभाग संघ को फिर से इसमें आना पड़ा, हमारी भागीदारी दिखानी पड़ी, क्योंकि प्रशासन कहते ना बगैर दाब के गंडा रस नहीं देता, तो हमें दबाव बनाना पड़ रहा है। हमने देखो परसों हम लोगों ने रोड जाम भी किया है, 1.5-2 घंटा हम लोगों ने गीता भवन चौक पे रोड जाम किया है, फिर भी प्रशासन गंभीरता में नहीं आया है। हम लोगों ने पूरा दिन कल डी ऑफिस में ताला लगा के रखा, फिर भी प्रशासन को शर्म नहीं आई है। अब आप ये बात बताओ कि ये कोरोना की आड़ में लेके लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, कभी कोरोना आ जाता, कभी ओमिक्रॉन आ जाता है। जब मोदी की रैली होती है, योगी की रैली होती है, वहां कोरोना कहाँ चला जाता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठा पाखंड फैलाया जा रहा है। संक्रमण के नाम पे, वायरस के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है। आप मौत के आंकड़े सुबह से लेकर शाम तक देखो, एक्सीडेंट से मर रहे लोग, टीबी से मर रहे लोग, इससे ज्यादा तो मौतें वहां होती है, लेकिन लोगों को डराया जा, उनके ऊपर भय पैदा किया जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी, घर से बाहर क्यों? क्योंकि कोरोना जैसी महामारी और सरकार ने हाई अलर्ट किया है, क्या मजबूरी आपके सामने? 134 के तहत बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। 16 तारीख का डेट निकली, 16 से 24, 24 से फिर 31 हो गई, 31 से फिर 7 हो गई, 7 जनवरी 2022। कभी डीसी ऑफिस पहुंचो तो कल करवा देता हूँ, वीओ से मिलो, वीओ ऑफिस पहुंचू तो कल करवा देता हूँ। सारे जगह पहुंच कर हम लोग हार गए हैं। ये जब कोई आदमी का खट्टर का रैली हो तो उसमें कोई करुणा नहीं रहता है, मोदी का रैली हो कोई करुणा नहीं रहता है। तो मोदी ये नारा क्यों लगाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जो गरीब आदमी है वो बेटी कहाँ से पढ़ा पाएगा? महिला है, बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद महिलाएं हैं जो बोलना चाहती है, आगे आए, अपने अधिकार मांगे। क्योंकि लगातार जैसे कोरोना जैसी महामारी है, घर से बाहर क्यों? क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है और हाई अलर्ट है, क्या वजह है? एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, बच्ची छोटी बच्ची है, स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास है। बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते? क्या शिक्षा आपको मिल नहीं पा रही? किस वजह से आप घर से बाहर? महामारी या कोरोना जैसी बीमारी से डर नहीं लगता? कोरोना कुछ नहीं है, ये सब हमें फालतू में डराया जा रहा है और कुछ नहीं है ये। और हमें हमारा 134A का एडमिशन के लिए हमारा रिजल्ट बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं हुए। और स्कूल वाले सब यही बोल रहे हैं दिल्ली कोर्ट में केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन कुछ केस वेस नहीं चल रहा है। ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। पढ़ना चाहते हो? हाँ। कौन सी क्लास की छात्र हो? 11th और 9th और 11th के बोर्ड के रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। आज की लास्ट डेट है, तो अब हमने पिछले स्कूल से SLC भी निकलवा लिया है। ऐसे में 9th और 11th का बच्चा जाए तो जाए कहाँ? पढ़ाई नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही। शिक्षा के अभाव पर सृष्टि देश को लूटा जा रहा है, और ये देख सकते हैं शिक्षा के अभाव पर जो है ये अभिभावक हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जो सामाजिक व्यक्ति है वो हमारे साथ मौजूद है। को लेकर आवाज उठाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कोरोना जैसी महामारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इस बात को प्रशासन को भी समझनी होगी, क्योंकि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं खुले में, यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं। एक तरफ कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ इस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, तो हम कोरोना को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ये आम जनता को भी समझना होगा और प्रशासन को भी समझना होगा। सृष्टि, बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन जीना है जरूरी तो वैक्सीन सबसे जरूरी, मास्क सबसे जरूरी। लेकिन ये अभिभावक है, इनको अपने बच्चों को शिक्षा भी दिलवानी जरूरी है। शिक्षा नहीं मिलेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए अपनी जान को जोखिम में देकर, अपनी परिवार को जान को जोखिम में देकर इस बीमारी का सामना कर इनकी मजबूरी है कि रोड पर आना, और मजबूरी है शासन और प्रशासन से लड़ाई लड़ना। ये कहीं ना कहीं सृष्टि आपको बता दूं कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि शासन और प्रशासन जब आगे आएगा तो इनको अधिकार मिल पाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग में है, सबके चेहरे पर मास्क है, मजबूरी है। चाहती हूँ कि आप इनसे पूछिए क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का कोई आश्वासन अभी तक मिला है? जी बिल्कुल, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, छोटी बड़ी बातों को लोगों के बीच में रहते हैं। अब शिक्षा को लेकर आप पहुंचे हैं, आपको अधिकार बच्चों को दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं। कितने बच्चे हैं जो अभिभावक हैं, क्या परेशानी है, किस शासन और प्रशासन से मिले हैं,
किस तरह की दिक्कत है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से देश जूझ रहा है, काफी बड़ी दिक्कत है, फिर भी सामना करके बच्चों को अधिकार दिलवाने के लिए आप आगे हैं। अपने परिवार से प्यार मोहब्बत या कोई इस तरीके की बात? देखिए, ये भी परिवार ही है। जब हम लोग समाज में के लिए कुछ करने लग जाते हैं तो समाज भी उसका परिवार बन जाता है। हमारे सोनीपत जिले के अंदर टोटल 2544 बच्चों का एडमिशन दिखाया गया, जो आंकड़े इन्होंने मीडिया के माध्यम से दिखाए हैं, और उसके अंदर 788 कुल बच्चों का एडमिशन अभी तक हुआ है, जिसमें 1700 कुछ बच्चे हमारे अभी तक भी पेंडिंग है, और जो दर की कल की लास्ट डेट है 7 जनवरी की, और दर की डोकरे खाने में मजबूर है। तो सामाजिक एक दायित्व निभाने के चलते अपना जो छात्र अभिभावक संघ हमारी बिल्कुल गंभीर विषय बन जाता है, और इसमें अगर कल को कोई भी कदम छात्र अभिभावक संघ या सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है तो उसके ऊपर गिरफ्तार करने की धमकी इनके द्वारा दी जाती है। डीओ जो प्रशासन है उस पे जिला शिक्षा अधिकारी को एक्शन नहीं लेता है, नहीं तो एक स्कूल वाले के, एक निजी स्कूल संचालक की औकात क्या कि वो डीओ का जो आदेश है वो नकार दे, उसके डीसी साहब का जो आदेश है वो नकार दे। तो ये तो कुछ न कहीं ना कहीं बड़ी मिलीभगत है सरकार के साथ मिलकर के कि भाई इस तरह की घटना निजी स्कूल संचालकों के द्वारा की जा रही है। और भी हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति, जिस तरीके से आप देखिए, पहले कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है और उसके बाद जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया जाता है। आने वाली जो स्थिति है वो साफ नजर आ रही है कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ आप देखिए कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। उसके बावजूद भी इस तरीके की लापरवाही चिंताजनक है। राजपथ, दृष्टि बिल्कुल आपकी बात जायज है कि लॉकडाउन कभी भी हो सकता है। सख्ताई बढ़ने लग रही है, पेशेंट बढ़ने लग रहे हैं, मजदूरी और मजबूरी और शिक्षा सबसे जरूरी। शिक्षा मिलेगी तभी आगे देश बढ़ेगा, क्योंकि ये अभिभावक हैं, इन अभिभावकों को शिक्षा नहीं मिल पाई तो इसलिए ये बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। माना कि बीमारी जरूर फैल रही है, इस बात को हम भी मानते हैं, और लॉकडाउन भी कभी भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें सृष्टि, जो पिछले की बात करें, जो पिछले 2 लॉकडाउन हुए थे उस समय भी शिक्षा के नाम पर प्रशासन ने, सरकार ने और जो स्कूल चालक हैं उन्होंने देश को लूटा और बुरी तरह नोचा। ये वही अभिभावक है, वही परेशानी इनके सामने है, दोबारा से परेशानी तीसरी बार है। लॉकडाउन होता है, मानते हैं कि बीमारी फैल रही है, लेकिन इन अभिभावकों ने अपनी जान को जोखिम में देकर, अधिकार बच्चों का है, बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, जब जो कानून है उसका पालन होना चाहिए, रूटीन से पालन होना चाहिए। लेकिन हम फिर भी पूछ लेते हैं कि कोरोना जैसी महामारी है, लोगों के जो जान को जोखिम में देकर फिर से लॉकडाउन तीसरी बार हो सकता है। आपको डर नहीं लगता यहाँ पे कोरोना जैसी महामारी फैल रही है? क्या वजह है, क्यों लड़ना चाहते हैं आप? सर, एक तो महंगाई की मार इतनी हुई है, बेरोजगारी की मार इतनी हुई है, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं इनकी जेब में किराया भी नहीं है सर। ये मौत से क्या डर वो करेंगे, इनको खौफ नहीं है, क्योंकि मरना तो वैसे भी मरना है। जब हम अपने हक के लेते लेते मर जाए तो अच्छा है कि लोग हमें याद तो करेंगे, भाई वो इसके लिए मरा था, अपने अधिकार के लिए मरा था। कीड़े मकोड़े की जिंदगी हमें नहीं जीना है। बिल्कुल, आप समय मौके पर मौजूद हैं और जिस तरीके से लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है लाजपत, तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी उनके साथ मौजूद हैं। एक तरफ आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हम कोरोना को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और ये इन लोगों को भी बात समझनी होगी, प्रशासन को भी ये बात समझनी होगी कि कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। अपनी मांगों को उठाना बिल्कुल जायज है और बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से हट नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल आप डटे रहिए कहीं पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ लाजपत, आप इनसे पूछिए कि आखिरकार अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो इनका अगला कदम क्या कुछ होने वाला है? मौजूद महिलाएं हैं, कुछ आगे आएंगी, उनसे जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी लगातार फैल रही है। बातचीत करने के लिए हमारे सभी मौजूद व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति और है, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कोरोना जैसी महामारी है और एक बहुत बड़ा प्रकोप है, लोगों के अंदर डर भी है और आपको भी कहीं ना कहीं डर लगता होगा, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है और लोगों को मरने पर मजबूर हैं, और तीसरी बार फिर से लॉकडाउन होगा। और अगला, अगर आपकी प्रशासन अभी तक नहीं सुन पा रहा, क्योंकि नियम भी है कि 5 बजे के बाद लॉकडाउन है, और आप नियम का उल्लंघन भी कर रहे हैं, आपकी मजबूरी भी है, तो अगला कदम आपका क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन की तैयारी है? सर, अगला कदम तो अभिभावकों का होना ही नहीं चाहिए। अगर आज जो हमारा प्रशासन है सभी बच्चों का एडमिशन दे देते हैं तो अगला कदम उठाने की नौबत ही नहीं आएगी। लोग तिल तिल करके वैसे ही मर रहे हैं, कोरोना का भी उन पे कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग वैसे ही मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, या उनका रोजगार नहीं है उस वजह से मर रहे हैं, या फिर जैसे जितने अभिभावक अभी इकट्ठे हुए हैं इनके पास पैसे नहीं कि बच्चों के स्कूल का फीस भरा जाए।
तो सरकार ने एक इनको सुविधा दी है कि आप 134 ए के तहत अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। सरकार ने नियम बना दिए, बच्चों उत्तीर्ण भी हो गए, लेकिन उसके बाद ही जितने भी प्राइवेट स्कूल है ये किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक मरने के बराबर ही है। अगर लोग कोरोना की बात करें, कोरोना से मर रहे हैं तो ये भी एक मरने के बराबर है। पिछले 20 दिनों से लोग मर रहे हैं, ठंड में, बारिश में, धूप में, लोग भूखे बैठ करके हड़तालें भी कर रहे हैं, जिसका भी प्रशासन में कोई असर नहीं हो रहा है। तो अपने आप में एक मरना ही है ये। देखिए सृष्टि, जैसे अभिभावक हैं उनका साफ कहना है कि तिल तिल से मरना, कोरोना जैसी महामारी से मरना, लगातार जो है देश को लूटना शिक्षा के नाम पर, लेकिन लगातार जो है बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आप लाजपत देखिए कि सोनीपत को रेड जोन में घोषित कर दिया गया है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन को भी समझने की जरूरत है और प्रशासन को अभिभावकों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो प्रदर्शन है वो ठीक नहीं है। क्योंकि एक तरफ जब आप पाबंदी लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दोनों को समझने की जरूरत है और मिलकर के बात करने की भी जरूरत है। लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंजाब में कोरोना विस्फोट हुआ है। लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। पंजाब में कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में 1811 कोरोना संक्रमित मिले हैं। ओमिक्रॉन के भी 7 मामले सामने आ चुके हैं। पटियाला समेत 6 जिलों में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मोहाली, लुधियाना में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पठानकोट और अमृतसर में भी बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। एक ही दिन में हुई 4 मरीजों की मौत, तो ये चिंताजनक विषय है, क्योंकि एक ही दिन में 4 मरीजों की मौत हो गई है। अब सभी को सावधान होने की जरूरत है और लगातार प्रशासन भी सभी से अपील कर रहा है कि आप सभी मास्क का इस्तेमाल करिए। सावधानी बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर बरतनी चाहिए। नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, उन गाइडलाइंस का भी आप सभी को पालन करना है, क्योंकि आप गाइडलाइंस का पालन करके ही कोरोना को मात दे सकते हैं, क्योंकि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में कोरोना विस्फोट हुआ है, क्योंकि 24 घंटे में 1811 कोरोना संक्रमित मरीज मिल गए हैं। बात करते हैं ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन के आंकड़े में भी बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक ही दिन में 4 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो गई है। तो ये सोचने वाली बात है और आप सभी से हम अपील करते हैं कि आप सभी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जींद से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर एसएमओ की सीधी भर्ती का ये पूरा मामला है। डॉक्टर्स कर रहे थे भर्ती का विरोध। डॉक्टर्स ने सरकार को चेतावनी भी दी थी। सरकारी अस्पतालों को बंद करने की चेतावनी दी गई थी। डॉक्टर्स कर रहे थे भर्ती का विरोध। डॉक्टर्स ने सरकार को दी थी चेतावनी। सरकारी अस्पतालों को बंद करने की चेतावनी यहां पर डॉक्टर्स की तरफ से दी गई थी। जींद से खबर बता रहे हैं, एसएमओ की सीधी भर्ती का ये पूरा मामला। डॉक्टर्स कर रहे थे भर्ती का विरोध। आपातकालीन सेवाएं समेत कई सेवाएं हो सकती हैं बाधित। सरकारी अस्पतालों को बंद करने की चेतावनी दी गई थी। स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी को भी बंद करने की यहां पर चेतावनी दी गई थी। 14 जनवरी को सेवाएं बंद करने की दी चेतावनी। कई मांगों को लेकर के डॉक्टर्स कर रहे हैं प्रदर्शन। तो आपको बताते चले, कई मांगों को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ओपीडी को बंद करने की भी यहां पर चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। एसएमओ की सीधी भर्ती का यह पूरा मामला आपको हम जींद से बता रहे हैं। जहां देश में कोरोना की लहर को लेकर के लोगों में डर बना हुआ है और प्रशासन लगातार लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है, वहीं फरीदाबाद पुलिस ने राखी सावंत का मीम शेयर किया, जिसमें राखी सावंत लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अभिनेत्री राखी सावंत इस वीडियो में इंटरटेनमेंट के अंदाज में लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही हैं और फरीदाबाद पुलिस ने भी राखी के इस वीडियो के जरिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर के जागरूकता फैलाने की कोशिश करी है। मस्त लगा, मस्त लगा। तेरा चाचा है, मामा है, काका है, पड़ोसी है जो तुझे नहीं होगा, मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता। Everybody in the house, put your hands up, roll it around your face and pull up. चाचा हो या बेटा हो तो मस्त लगा, तेरा बाप कोई नेता हो तो मस्त लगा। अब सारे मिलके मेरे साथ बनो, कोरोना बाहर निकल जाएगा। मस्त लगा, मस्त लगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।